नमस्कार, माय नेम इज गजेंद्र दत्त शर्मा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश। और आज इस वीडियो में जिस पोम को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका टाइटल है ऑन एशियन पोएट्स फॉलन अमंग अमेरिकन ट्रांसलेटर्स बाय यास्मीन गुणरत्ने। ये पोम पोस्ट कॉलोनियल सेंटिमेंट्स को डिस्क्राइब करती है। व्हेन श्रीलंका वाज द विक्टिम ऑफ अमेरिकन कैपिटलिज्म, तो वो जो कॉलोनाइज्ड सेंटिमेंट्स थे श्रीलंकन के, उनको यहाँ पे एक्सप्रेस किया जा रहा है और किस तरीके से अमेरिकन कल्चरल कॉलोनाइजेशन उसका जो श्रीलंका शिकार हुआ या फिर एशिया शिकार हुआ और एशियन लिटरेचर शिकार हुई, उन सेंटिमेंट्स को इस पोम में एक्सप्रेस किया हुआ है। द पोम स्टार्ट्स विद द एक्यूजेशन ऑन द पार्ट ऑफ द पोएटेस। वो एक्यूज कर रही हैं सारे अमेरिकन जो लिटरेरी कन्वेंशंस हैं या लिटरेरी कल्चर है उसको, एज फार एज बिल्डिंग एम्पायर, एज फार एज एक्सपेंशन मिशन। सो दे कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, दे कैन कॉलोनाइज द पीपल, दे हैव बीन सक्सेसफुल, दे हैव बीन कैपिटलिस्ट, सो 200 years सीम टू बी सफिशिएंट फॉर देम। लेकिन वो यहां से कह रही है कि इन ऑर्डर टू लर्न कल्चर, literary culture particularly, morality, in order to learn literary culture, morality and romantic notions in poetry, in literature, उसके लिए अमेरिकन्स को बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत। अमेरिकन जो लिटरेरी ट्रेडिशन रही है, वो जो रोमांटिक ट्रीटमेंट है नेचर का, रोमांटिक ट्रीटमेंट है लाइफ का, एक जो आइडियलाइज्ड वर्जन है लाइफ का, लाइफ के सेंटिमेंट्स का, जो कि आपको एशियन पोइट्री में भरमार मिलेगी। वहीं पोएटेस के अकॉर्डिंग अमेरिकन लिटरेचर में वो रोमांटिक जो सेंटिमेंट्स है उनकी बैंक्रप्सी है। अमेरिकन लिटरेचर बाय इट्स वेरी सेंटिमेंट इज नॉट रोमांटिक और कैन नॉट बिकम रोमांटिक एज एशियन लिटरेचर इज। तो एक तरफ तो एशियन लिटरेचर को यूलोजाइज करने की बात है, यहाँ पे उसको अप्रिशिएट करने की बात है, प्रेज करने की बात है, और दूसरी तरफ किस तरीके से अमेरिकन जो कल्चरल कॉलोनाइजेशन है पर्टिकुलरली लिटरेचर के ऊपर उसका एक्यूजेशन है। फिर वो एक आगे वार्न करती है कि अमेरिकन यू जस्ट गेट ऑफ योर फिंगर, योर लिपरस फिंगर ऑफ द शोल्डर्स ऑफ एशियन पोएट्स। ऐसा लग रहा है जैसे कि अमेरिकन ने एशियन पोएट्री को ढाल बना करके या उनको यूज करके बल्कि मिसयूज करके अपनी लिटरेरी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया है। उसमें फिर वो कुछ पोएट्स को यहाँ पर रिफर भी करते हैं कि अगर अमेरिका के अंदर वो जो रोमांटिक लिटरेचर उसके फले फूलने के लिए अगर कुछ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता तो पोएट्स लाइक टी.एस. एलियट वुड नॉट रन अवे, पोएट्स लाइक इजरा पाउंड वुड नॉट रन अवे, क्योंकि ये दोनों पोएट्स इंग्लैंड में सेटल हो गए थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएट्री की थोड़ी सी तारीफ करती हैं ये, लेकिन उनको भी लगता है जो पोम यहाँ पे रिफर की है, एक तरफ तो अप्रिशिएट किया है कि किस तरीके से रॉबर्ट फ्रॉस्ट सीम्स टू बी फॉलोइंग द ट्रेडिशन ऑफ रोमांटिसिज्म इन पोएट्री। हालांकि जो लास्ट लाइन से पोम की माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, उसमें वो जो परसुएंस ऑफ कैपिटलिज्म, परसुएंस ऑफ इंपीरियलिज्म, उसकी दौड़ में कहीं जो पोएट्री जो एक जेन्युइन पोएट्री हो सकती थी, उन्होंने उस पोएट्री को भी सैक्रिफाइस कर दिया। मतलब अमेरिकन्स हैव बीन इन अ परसुएंस ऑफ इंपीरियलिज्म एंड कैपिटलिज्म। दे गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द प्रोग्रेस, मटेरियल प्रोग्रेस, रादर देन जो कल्चरल लेगेसी होती है, लिटरेचर की जो लेगेसी होती है उसको वो इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देते। और उनको पोएट्स को लगता है कि अगर जो थोड़ी बहुत अमेरिकन लिटरेचर है वो भी किस बेस पर है, वो भी एशियन पोएट्री को ट्रांसलेट करके है। एशियन पोएट्री को उतना क्रेडिट भी नहीं दिया हुआ है जितना कि उन्होंने उससे बेनिफिट उठाया है। तो वहां से वो उनको वार्न करती है कि यू जस्ट डोंट ट्रांसलेट एशियन पोएट्री बिकॉज यू डोंट हैव हार्ट, यू डोंट हैव फीलिंग्स टू अंडरस्टैंड द एशियन पोएट्री। यू बेटर रिमेन आउटसाइड ऑफ द लिटरेरी विसिनिटी, लिटरेरी एरिया ऑफ एशियन पोएट्री, क्योंकि उनका जो टच है वो बड़ा मॉन्स्ट्रस है। मतलब टच ऑफ अमेरिकन ट्रांसलेटर्स वो बड़ा मॉन्स्ट्रस है, जिस चीज को भी छुएंगे बर्बाद कर देंगे। तो पोएट्स को लगता है कि अमेरिकन ट्रांसलेटर्स और अमेरिकन लिटरेचर्स पर्टिकुलरली जो भी उनकी फिलॉसफी है वो उनकी जेन्युइन नहीं है। अगर कुछ है तो वो एशियन पोएट्री को उन्होंने मिसयूज किया हुआ है, एडॉप्ट किया हुआ है। और एडॉप्टेशन भी ऐसी नहीं कि वो जेन्युइन एडॉप्टेशन हो, उसको भी मैनिपुलेशन किया हुआ है। तो उनको लगता है कि ये कल्चरल डोमिनेशन जो है, ये कल्चरल कॉलोनाइजेशन जो है
इससे अमेरिका को दूर रहना चाहिए। इनको जो लगा कि कैसे श्रीलंका उस अमेरिकन कैपिटलिज्म का शिकार हुआ और उसमें पूरी एशियन लिटरेचर किस तरीके से अमेरिकन कल्चरल कॉलोनाइजेशन के शिकार हुई, तो वो सेंटिमेंट्स इस पोएम में हैं। अब थीम्स की बात कर लेते हैं। पहली बात तो क्या है कि इट इज अबाउट द इनर थॉट्स ऑफ द पोएट about Srilanka's suffering at the hand of colonial administration of America, particularly जो कल्चरल कॉलोनाइजेशन था, अमेरिकन कल्चरल कॉलोनाइजेशन और अमेरिकन कैपिटलिज्म, उसका जो इविल इम्पैक्ट था श्रीलंका के ऊपर, श्रीलंका के लिटरेचर के ऊपर और जनरली एशियन लिटरेचर के ऊपर, उसके लिए एक आउटरेज है, एक गुस्सा है, एक एंगर है, एंगस्ट है, जो कि अमेरिकन जो ट्रांसलेटर्स हैं या अमेरिकन लिटरेरी स्टेक होल्डर्स हैं उनको वो एड्रेस करना चाहते। सो इट इज एन आउटरेज एंड एंगर ऑन द अमेरिकन कल्चरल कॉलोनाइजेशन। सो इस पोम के थ्रू ये पोएटेस उन अमेरिकन लिटरेरी स्टेक होल्डर्स को एक क्लियर मैसेज देना चाह रही हैं कि यू जस्ट रिमेन अवे, you get away from the serene, pious literary conventions of Asia, particularly of Sri Lanka, because you cannot understand literature of Asia. You people of America have no hearts, no feelings. You are devoid of emotions to understand the sentiments, the emotional depth of Asian poetry, the romanticism of Asian poetry. So इसलिए you just better remain off. अब टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। 200 years time enough to build an empire or build a nation. This is no denying the fact. The poetess agrees. 200 years can be sufficient for a nation like America to build an empire, means to establish imperialism, to become superpower, to become world power. Because their approach has always been materialistic. हमेशा से ही वो materialistic रहे हैं, इंपीरियलिस्टिक रहे हैं, उनका जो एटीट्यूड है वो इंपीरियलिस्टिक रहा है, एक्सपेंशनिस्ट मिशन उनका हमेशा रहा है। सो 200 इयर्स का जो पीरियड है वो सफिशिएंट लगता है एक बड़ा अंपायर क्रिएट करने के लिए, एक नेशन को बिल्ड करने के लिए, सुपर पावर को बिल्ड करने के लिए। वो एक, इट इज नो डिनाइंग द फैक्ट, वी एक्सेप्ट बिकॉज योर एटीट्यूड इज मटीरियलिस्टिक, progressive attitude. Span too brief it seems for the building of craft and courtesy, shaping of skills. But as far as creating culture, building moral grounds, moral conventions, literary skills, building literary conventions, learning skills in literature, learning poetry, learning sentiments, becoming tender hearted to understand the depth of poetry, ये सारी चीजों के लिए वो फिलॉसफी और फिलोसफिकल जो ट्रेडिशन वो होनी चाहिए। अमेरिका सिंस देयर ओरिजिन इज ऑफ लेट, वेरी लेट, सो देयर परस्यूट, देयर अप्रोच हैज ऑलवेज बीन मटेरियलिस्टिक। अब जो मटेरियलिस्टिक होता है वो फिलोसफी कहाँ समझेगा? इसी वजह से उनको लगता है कि अमेरिकन ट्रांसलेटर, उनका बहुत बड़ा एक रोल है एशियन पोइट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए। उसमें वो अपने आप को विक्टिमाइज्ड फील करते हैं और सारी एशियन पोइट्री को वो विक्टिमाइज्ड फील करते हैं। और जो प्रीडेटर है उनकी नजरों में वो कौन है? वो जो अमेरिकन कल्चरल कॉलोनाइजर्स। तो यू पीपल कैन बिल्ड एन एम्पायर विद इन अ शॉर्ट स्पैन, बट 200 years कैन बी insufficient for you because you could not learn courtesy, you could not learn sentiments, you could not learn emotions, you could not learn the piety of poetry, you could not learn the piousness of literature, the serenity of literature. आप ना तो लिटरेचर की serenity, उसकी जो sacredness है, वो जो एक idealism है लिटरेचर की, romanticism है, उसको समझ ही नहीं पाए। शायद वो 200 साल का जो पीरियड है वो insufficient. That Puritan grimace मतलब anguish, एक prejudice, एक जो फीलिंग होती है खुंदक की फीलिंग। अब प्यूरिटन्स की आप हिस्ट्री देख लीजिए कि प्यूरिटन्स जब इंग्लैंड से भाग करके अमेरिका में गए तो वो क्यों गए थे? बिकॉज दे कुड नॉट टॉलरेट द रोमांटिसिज्म इन द इमर्जिंग रोमांटिसिज्म इन लिटरेचर इन इंग्लैंड। जो शेक्सपियर के टाइम में जो रोमांटिसिज्म डेवलप हो रही थी उसको वो टॉलरेट नहीं कर पाए। दे वर स्टॉन्च, थोड़े ऑर्थोडॉक्स उनका ट्रीटमेंट था। उनकी नजरों में रोमांटिसिज्म बहुत एक वल्गर चीज थी, तो उससे वो वहां पे परेशान होकर के, फ्रस्ट्रेटेड होकर के अमेरिका में चले तो गए, लेकिन वो जो एक प्यूरिटन एंगस्ट था,
एंगर था या फिर एंग्विश थी, वो अपने साथ लेके गए। वो जो प्रेजुडिस थी अगेंस्ट रोमांटिक लिटरेचर, उसको साथ लेके गए। तो उसी को यहाँ पर रेफरेंस की तरह वो कह रही हैं कि दैट प्यूरिटन ग्रीमेज टू बिगिन विद, कि इफ वी टॉक अबाउट, अब जो एक्यूजेशन है, एक्यूजेशन ऐसे नहीं कि बिल्कुल बेबुनियाद एक्यूजेशन है मेरे अमेरिकन के लिए, उनकी ग्राउंड्स है। पहला ग्राउंड क्या है, वो आपके अप्रोच में क्या दिखती है, वो एक प्यूरिटन प्रेजुडिस है, वो जो पूर्वाग्रह है प्यूरिटन का रोमांटिसिज्म के खिलाफ, वो आपको लगता है कि आपके व्यवहार में, आपके जो लिटरेचर में या लिटरेरी सेंटिमेंट्स में वो रिफ्लेक्ट होता है। डेथ इन द हार्ट, अब ऐसा लगता है कि यू पीपल आर डेड एट हार्ट, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द फीलिंग्स। आपको सेंटिमेंट्स, मोरालिटी, पायसनेस, रोमांटिसिज्म इन लिटरेचर, डीप फिलोसफी ऑफ लिटरेचर, इसकी तो शायद समझ ही नहीं है। अ पर्सन हु इज डेड एट हार्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ पोएट्री, डेप्थ ऑफ लिटरेचर। एंड इन द लॉइंस वेयर पोएट्री टेक्स बर्थ, लॉइंस रिफर्स टू द अपर पोर्शन ऑफ थाइस। लॉइंस और क्या होता है मेटाफोरिकली, जो सीट ऑफ सेक्सुअल अर्ज, प्रोक्रिएटिव फोर्स। तो प्रोक्रिएटिव फोर्स तो आपकी डेड है। इमोशनल जो जनरेटिव फोर्स है वो तो डेड है। यू आर डेड बोथ इन योर हार्ट एंड योर लॉइंस। तो जो क्रिएटिव फोर्स है वो तो है ही नहीं, वो तो डेड है। तो फिर आप कैसे समझ सकते हो और कैसे क्रिएट कर सकते हो? सो इन द लॉइंस, लॉइंस सिंपली आप समझ लीजिए कि प्रोक्रिएटिव फोर्स। अगर आप इसको बायोलॉजिकली देखते हो तो लॉइंस क्या होता है, रीजन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गेज्म। लेकिन यहां पे क्या है कि जो प्रोक्रिएटिव फोर्स है तो दोनों ही डेड है। वेयर पोएट्री टेक्स बर्थ, जहां से पोएट्री जनरेट होती है। पोएट्री कहां से? इमोशन से जनरेट होती है। जो क्रिएटिव अर्ज है वहां से जनरेट होती है। रोमांटिक नोशंस, जो रोमांटिक सेंटिमेंट्स हैं वो वहां से पैदा होते हैं, और वो दोनों जगह आपकी डेड है। सो यू कैन नॉट, हाउ कम यू कैन अंडरस्टैंड द पोएट्री ऑफ एशिया, यू कैन ओनली ट्रांसलेट। ट्रांसलेटर की बहुत बड़ा रोल होता है उसको रिक्रिएट करने में। बहुत सारी लिटरेचर यूं ही बर्बाद हो जाती है जब उसकी ट्रांसलेशन हो जाती है, क्योंकि ट्रांसलेट आप करते हो, लिटरल ट्रांसलेशन, यू हैव ट्रांसफर्ड द वर्ड्स, नॉट द सेंटिमेंट। इफ अ ट्रांसलेटर डज नॉट अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ वन लिटरेचर, ही कैन नेवर एवर बी एबल टू ट्रांसलेट इनटू अदर लैंग्वेज। तो वो क्या होगा, वो लिटरल ट्रांसलेशन हो जाएगी और वर्ड्स तो आपके सामने जाएंगे लेकिन वो जो भाव हैं, फीलिंग्स हैं, वो नहीं जा पाएंगे। और इस तरीके से क्या है कि आप ट्रांसलेशन का नाम है और आपने जब दुनिया के सामने प्रोड्यूस किया कि ये दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ दैट एशियन वर्क, एशियन लिटरेचर। अगर वो ट्रांसलेशन अच्छी नहीं हुई तो टारगेट कौन किया जा रहा है? एशियन लिटरेचर, कि शायद वो एशियन लिटरेचर बेकार ही थी, इसलिए तो मजा नहीं आया ट्रांसलेशन में। तो गलती किसकी थी? ट्रांसलेटर की। और टारगेट कौन हो रहा है? लिटरेचर इटसेल्फ। तो ये काम हुआ है, एशियन लिटरेचर को किस तरीके से बर्बाद करने का एक पूरी प्रायोजित एक टेंडेंसी रही है और एक षड्यंत्र रहा है, उसको यहाँ पे वो एक्सपोज करने की कोशिश कर रही हैं। ब्रेथ अ गेपिंग एम्प्टीनेस under layer on layer of tenuous talent, and breath a gaping emptiness under layer on layer of tenuous talent. तो ऐसा लगता है कि जो पर्टिकुलर प्लेसेस हैं जहां से टैलेंट इवोक होता है, लिटरेरी टैलेंट की यहाँ पर बात चल रही है, जहां से पोएट्री टेक्स बर्थ, वो एक क्या है कि खाली है, वैक्यूम है। टेनुअस क्या होता है? प्रिकैरियस। प्रिकैरियस मतलब समथिंग दैट चेंजेस फॉर द वर्स, समथिंग दैट चेंजेस फॉर वर्स। गैपिंग एम्प्टीनेस मतलब देयर इज एम्प्टीनेस एंड देन इट कीप्स ऑन वाइडनिंग। वो जो गैप है, गैप किस बात का है? आपको एशियन पोएट्री या फिर असली पोएट्री को समझने की वो जो सेंटिमेंटल एक प्लेस होनी चाहिए, वो जो एक जगह होनी चाहिए, उसमें क्या है? उसमें वैक्यूम है, खालीपन है। और वो खालीपन ऐसा है कि वो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जाता है। अंडर लेयर ऑन लेयर ऑफ टेनुअस टैलेंट। टेनुअस टैलेंट मतलब टैलेंट, और वो भी टैलेंट भी कैसा है कि वो बैक टू वर्ड्स और बर्बाद होता चला जाए। ब्रैश जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस कैसे? ब्रैश, ऑकवर्ड, स्प्रेडिंग टेस्ट फॉर मैकावर। मैकावर मतलब अनयूजुअल। योर टेस्ट इज वर्सेनिंग, योर टेस्ट इज डेवलपिंग फॉर द अनयूजुअल। एक ऑकवर्ड, अनयूजुअल होता है ना, जो मैकावर का मतलब होता है अनयूजुअल, वेरी अनयूजुअल। यू डोंट सीम टू हैव अ टेस्ट फॉर लिटरेचर एट ऑल। ऐसा लग रहा है कि मतलब लिटरेचर का तो टेस्ट है ही नहीं। इसीलिए उन ट्रांसलेटर्स को एशियन पोएट्री समझ नहीं आई, क्योंकि उनका तो टेम्परामेंट ही नहीं है,
टेम्परामेंट कैसा है? आगे बढ़ने का। इसी तरीके से अगर आप रुडयार्ड किपलिंग को पढ़ते हो तो उनको आपको लगेगा कि ही जस्टिफाइड द इंपीरियलिस्टिक परस्यूट ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट। जो वो कल्चरल कोलोनाइजेशन या फिर जो कोलोनाइजेशन ऑफ इंपीरियलिस्ट्स, उनको जस्टिफाई किया है रुडयार्ड किपलिंग ने। आप उनकी एक पोम को पढ़ लीजिए, द व्हाइट मैन्स बर्डन, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ही सीम्स टू हैव जस्टिफाइड द वेज ऑफ अमेरिकन पीपल व्हेन दे टर्न्ड कॉलोनाइजर्स। तो जो कॉलोनाइजर्स की ड्यूटी की तरह उनको प्रेजेंट किया है। तो यहां पे भी ऐसा लगता है कि तुमने तो ये समझा ही नहीं लिटरेचर को, एशियन लिटरेचर को। और उसको जब ट्रांसलेट किया तो ट्रांसलेट कैसे किया? बिल्कुल उसकी जो स्पिरिट थी उसको मार दिया, उसकी जो लिटरेरीनेस थी उसको मार दिया, किल कर दिया। और सामने क्या आया? बिल्कुल जैसे कि आप दूध में से मलाई निकाल देते हो तो वो क्या रह जाता है? वो बिल्कुल न्यूट्रिशन से उसके खत्म कर देते हो। ऐसी जो पोएट्री की जान थी वो तो ट्रांसलेटर ने खत्म कर दी, और एक खत्म भी कर दी, और दूसरा जब दुनिया के सामने आई वो, तो सोर्स पूछा गया कि सोर्स क्या है? कि सोर्स एशियन लिटरेचर है। एशियन लिटरेचर तो बेकार है। अब एशियन लिटरेचर अमेरिकन के अगर चश्मे से आप देखोगे तो वो तो बेकार ही नजर आएगी। वो ट्रांसलेटर की चश्मे से अगर देखोगे तो मजा थोड़ी आएगा आपको। जिस तरीके से आप मूवीज जो आती हैं, जो ओरिजिनल लैंग्वेज और जो उनकी डबिंग होती है दूसरी लैंग्वेज में, तो जो दूसरी लैंग्वेज जिस तरीके से ऑकवर्ड लगती है, उसी तरीके से यहाँ पे एशियन लिटरेचर भी दूसरी दुनिया को ऑकवर्ड ही लगती होगी। और इसमें सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? जो ट्रांसलेटर्स की। ट्रांसलेटर्स कुड नॉट अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ एशियन लिटरेचर एंड वॉट एवर दे अंडरस्टूड बिकॉज देयर परस्यूट वॉज मटेरियलिस्टिक। रैशनल अप्रोच के साथ आप रोमांटिक लिटरेचर को पढ़ोगे तो वही नतीजा होगा जो जॉन कीट्स के साथ हुआ था। जॉन कीट्स की पोएट्री, पीवी शैले की पोएट्री उस टाइम के लोग समझ ही नहीं पाए, और रिजल्ट क्या हुआ कि उन्होंने उनकी सीवियर क्रिटिसिज्म की। उसका शिकार तो जॉन कीट्स बेचारे वैसे ही हो गए। तो यहां पर भी उसी तरह की बात वो कह रही है। नेक्स्ट क्या है? देयर इज अ डेथ इन योर टच अमेरिका। डेथ इन योर टच मतलब ऐसा लग रहा है जैसे एक पारस का पत्थर होता है जिसको छू दे वो सोना बन जाए। यहां पे ऐसा लग रहा है कि आपका टच तो ऐसा जिसको छू दो बर्बाद कर दो। इफ यू टच एशियन लिटरेचर सो यू हैव डिस्ट्रॉयड द स्पिरिट ऑफ एशियन लिटरेचर। ये क्वालिटी है आपकी, जिसे छू दो बर्बाद कर दो, जिसके पास चले जाओ उसको बर्बाद कर दो। यू हैव डिस्ट्रॉयड द वेरी स्पिरिट ऑफ एशियन लिटरेचर। जो वो एशियन लिटरेरी कन्वेंशंस थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया आपने उस ऑकवर्ड ट्रांसलेशन ने। सो देयर इज अ डेथ इन योर टच अमेरिका। Hold no cigarettes to our lips. Do not light up your maudlin dreams. Maudlin मतलब self-pityingly emotional. So hold no cigarettes. अब इसका पूरी लाइन का वैसे मीनिंग देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि अमेरिकन्स को वो कह रहे हैं कि do not inculcate these values in the values that you hold. Do not inculcate those values in us because these values are good for nothing. ये जो मेटेरियलिस्टिक वैल्यूज हैं ये हमारे काम की नहीं है। हमारी जो लिटरेरी कन्वेंशन है उसको बर्बाद करने वाली है। वी डोंट वांट दैट। सो डू नॉट इनकलकेट द रिपग्नेंट आइडियाज, यूजलेस आइडियाज इन द माइंड्स ऑफ एशियन। डू नॉट डिस्ट्रॉय द स्पिरिट ऑफ एशियन पोएट्री। सो डू नॉट होल्ड नो सिगरेट टू आवर लिप्स। कल्चरल कोलोनाइजेशन है, उसमें ये लोग बहुत हद तक सक्सेसफुल हो गए हैं। वी हैव बीन फॉलोइंग देम और वी आर फॉलोइंग देम अनविटिंगली। शायद बहुत जगह तो हमें एहसास भी नहीं कि हम उस वेस्टर्न कल्चर को एडॉप्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। दे आर सक्सेसफुल इन दैट। सो उस चीज को यहाँ पे कि एटलीस्ट लिटरेरी कन्वेंशंस को तो माफ कर दो। जो लिटरेरी कन्वेंशंस है हमारी, जो पायस लिटरेरी कन्वेंशंस है एशिया की, उसको तो माफ कर दो। उसको भी रैशनलाइज करने के चक्कर में लगे पड़े हो और ट्रांसलेट करके हमारी स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करने पर लगे पड़े हो। यू क्रिएट वॉट एवर लिटरेचर यू कैन क्रिएट बट डू नॉट टच आवर लिटरेचर। यहाँ पे वो है, होल्ड नो सिगरेट टू आवर लिप्स, डू नॉट लाइट अप योर मॉडलिन ड्रीम्स। मॉडलिन मतलब जो ऐसा ना सेल्फ पिटिंगली, एक बड़े डिप्रेसिंग टाइप के, जो वो डिप्रेशन, यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन का भी आप रेफरेंस समझ लीजिए कि यू आर डिप्रेस्ड पीपल एट योर हार्ट। जो ग्रेट डिप्रेशन ऑफ अमेरिका 1930s का जो था, जहां पे लोग लाखों करोड़ों लोग बेघर हो गए, एक
कॉमन सेंटिमेंट हो गया कि लाइफ इज ऑफ नो यूज। तो वो सेंटिमेंट्स हमारे अंदर मत इनकलकेट करो। वी डोंट वांट दोज ड्रीम्स जहां एक तरफ लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट और जहां दूसरी तरफ एक जरा सी परेशानी आई तो लेट्स फॉरगेट द वर्ल्ड, जस्ट लेट द वर्ल्ड गो टू हेल, जस्ट कमिट सुसाइड। सो वी डोंट वांट दोज डिप्रेसिंग थॉट्स। आवर्स हैज बीन अ वेरी रिच कल्चर, particularly literary culture। जो लिटरेरी कल्चर रही है बहुत रिच रही है। डू नॉट टच दैट with crying out our names। with crying out our names मतलब कि you touch Asian poetry, you understand in your own way, you express them in your own way, and then when you are asked so you take our name। नाम हमारा कि एशियन पोएट्री है, अगर बुरी लगी तो एशियन पोएट्री है, अच्छी लगी तो हमने अमेरिकन पोएट्री हो गई। So do not do this kind of thing. Just remain off, get off our reach, our pious literature. Do you hear me? अब यहाँ पे एक caution है, एक warning है, एक मतलब थोड़ा सा severe attitude इनका हो गया कि do you hear me? Do you understand what I'm saying? You please try to understand. Are you there? We are not there. Never have been, nor ever shall. We are not American. We have never been Americans. Will never be Americans. We can never have this kind of culture. Ours has not been this kind of culture. हमारी ऐसी परंपरा थोड़ी रही है, हमारी ऐसी कल्चर थोड़ी रही है। हमारी कल्चर तो उस गहराई को, उस लिटरेचर की गहराई को समझने में, समझाने की रही है। वेदांता की फिलॉसफी रही है हमारी। हमारा परस्यूट मटेरियलिस्टिक थोड़ी रहा है, सीखने सिखाने का रहा है। डिस्ट्रॉय करके दूसरों को सिखाने का नहीं रहा है, खुद डिस्ट्रॉयड होकर के दूसरों को सिखाने का रहा है। We can never become one. The east will remain east, the west will remain west. Never ever they shall come on a single same identical plane. तो हम तो तुम्हारे जैसे कभी हो ही नहीं पाएंगे, ना कभी हुए हैं ना कभी होंगे। So do not try to teach your values to us. We have our own value system and we are proud of that value system. हमें पता है कि हमारा वैल्यू सिस्टम क्या है, वो हमारे लिटरेचर से रिफ्लेक्ट होता है, जिसको कि तुमने समझा नहीं और गलत तरीके से ट्रांसलेट किया, दुनिया के सामने रखा। सो उसको माफ करिए। टेक योर हैंड ऑफ आवर शोल्डर्स, आवर नेम्स फ्रॉम योर कंप्यूटराइज्ड प्राइज लिस्ट्स एंड योर लेप्रस फिंगर्स ऑफ आवर पोएट। यहाँ पे सीधा सीधा उन अमेरिकन ट्रांसलेटर्स को, अमेरिकन लिटरेरी स्टेक होल्डर्स को मना कर रही है कि भाई प्लीज माफ कर दीजिए हमें हमारी लिटरेचर और जो लिटरेरी कन्वेंशंस हैं उसको प्रिस्टीन अगर है तो ऐसी छोड़ दीजिए। Do not touch that. Do not glamorize it. Do not globalize it. अगर वो globalize होने की बात है तो we'll do it ourselves. We don't require any American translator to translate the spirit of Asian poetry and to globalize and in that way destroy it. We don't want that. हमें चाहिए ही नहीं भाई। हम उस तरह का ग्लोबलाइजेशन अपनी लिटरेचर को नहीं करना चाहते। हमारे लिटरेचर में दम होगा तो खुद ही ग्लोबलाइज हो जाएगी। People will feel like studying our literature with the same sentiments it has been written, ना कि through the translation, क्योंकि through the translation they will misinterpret it, they will misunderstand it। So अपनी उन लिपरस फिंगर्स, ऐसा लग रहा है कि मतलब लिपरस होता है जैसे कोड़ हो जाता है, तो योर फिंगर योर टच। अब पहले ये समझा जाता था कि ये कुष्ठ रोग जो है लेप्रेसी है वो छूने से भी फैल जाती है, तो मतलब ऐसा जैसे कि योर फिंगर्स आर कंटेजियस, जिसको छू दो बर्बाद कर दो। तो उन हाथों को, वो बीमारी फैलाने वाले हाथ है तुम्हारे, जिसको छुओगे बर्बाद कर दोगे। जिस कल्चर को तुमने देख लिया आंखों से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया, किसी काम की नहीं रही। अब तुम्हारी नजर कहां पर है? एशियन लिटरेरी कन्वेंशंस, एशियन लिटरेरी कल्चर पर है। बड़ी रिच कल्चर रही है, रिच हेरिटेज रही है, लेकिन लगता नहीं कि तुम उसको ऐसे ही छोड़ोगे। तो प्लीज just go away and we don't want our names to be in your prize lists. Do not give prizes, we don't want those prizes. हमें कोई prizes नहीं चाहिए। कंप्यूटराइज्ड लिस्ट का मतलब यहाँ पे सिंपली ऐसे ही है कि you did not understand us, you did not study us the way we have written them, and for taking advantages somewhere or other you have given us prizes, so we don't want those prizes. झूठ के prizes हमें चाहिए ही नहीं, माफ कर दीजिए हमें। टेक योर लीप्रस फिंगर्स ऑफ आवर पोएट, हमारी पोएट्री को एटलीस्ट छोड़ दो, उसके हाल पे छोड़ दो। वी नो व्हाट सॉर्ट ऑफ पोएट्री वी हैव बीन राइटिंग, व्हाट लिटरेरी कल्चर वी हैव बीन फॉलोइंग,
बड़ी रिच कल्चर है, उसको तुम्हारी नजर की जरूरत ही नहीं है, नजर मत लगाओ। अमेरिकन ट्रांसलेटर्स को, अमेरिकन लिटरेरी स्टेक होल्डर्स को एक और एहसास दिलाने की बात कह रही है कि भाई योर टच हैज बीन वेरी इन्फेक्शियस। जो रियल कैलिबर या रियल टैलेंट होता है, लिटरेरी टैलेंट, वो तो तुम्हारे देश में रहता ही नहीं। टी.एस. इलियट ही वेंट टू इंग्लैंड, Ezra Pound he went to England because they could not find the conducive literary atmosphere in your country. उनको मजा ही नहीं आया। ये कल्चर है आपकी लिटरेरी कल्चर। कुछ लोग हो सकता है कि दे कुड अंडरस्टैंड स्लाइटली द रोमांटिसिज्म जस्ट लाइक रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उनकी यहाँ पे लाइन का भी जिक्र कर रही है, द वर्ड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। पहली लाइन में लगता है कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट सीम्स टू हैव अ नेक फॉर लिटरेचर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट सीम्स टू हैव डेवलप्ड द रोमांटिक नोशंस, जो रोमांटिसिज्म रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन बाद में उन्होंने भी ऐसा लगा कि ही कुड नॉट रिटेन दैट रोमांटिसिज्म इन हिम। Ultimately, he proved to be a typical American literature. He also proved to be a pursuer of imperialism. वो कहां से होता है? And miles to go before I sleep. यानी कि प्रोग्रेसिव एटीट्यूड। ये सिर्फ क्या प्रोग्रेसिव एटीट्यूड है, अभी तो बहुत दूर जाना है। मतलब he was not enraptured by the beauty of nature. He felt attracted by the beauty of nature. But he could not hold it. तुरंत उसको याद आया कि अरे miles to go before I sleep. सेरेनिटी थी, वो जो पायसनेस थी, उसको सेकेंडरी कर दिया उन्होंने। और जो इंपीरियलिज्म थी, मेटेरियलिस्टिक परस्यूट, वो जो एक टिपिकल अमेरिकन सेंटिमेंट, वो हावी हो गया एंड देन ही मूव्ड ऑन। So even the romantic poet like Robert Frost could not hold that sentiment for a long time, for a longer time. तो किद की बात कर रहे हो? ये ट्रेडिशन रही है। आपका एटीट्यूड कैसा रहा है? वन हु गैदर्स सैम्फायर ड्रेडफुल ट्रेड। ये किंग लियर की लाइन है यहाँ पे, एक्ट 4 सीन 6, उसमें ये लाइन आई थी। सो वन हु गैदर्स, अमेरिकन्स हैव बीन द वन हु गैदर्स सैम्फायर ड्रेडफुल ट्रेड। सैम्फायर क्या होता है? एक तरीके का एक एरोमेटिक हर्ब, एरोमेटिक लीव्स कह लीजिए, जिनको वेजिटेबल के लिए भी और उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए भी यूज किया जाता है। ऐसी हर्ब्स को ट्रेड किया जाता है, स्पाइसेस को जैसे ट्रेड किया जाता था। तो ये क्या है? अमेरिकन्स क्या, दे ऑलवेज वेट फॉर द टाइड टू टर्न इन देयर फेवर। Their only pursuit is to have the profit, even though it is at the cost of everything else. लिटरेचर में भी इनको प्रॉफिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर को उन्होंने समझा ही नहीं, उसमें भी पैसे कमाना, उसमें भी उसको ट्रेड करना। सो देयर एटीट्यूड हैज बीन लाइक अ पर्सन हु गैदर्स सैम्फायर ड्रेडफुल ट्रेड, यानी कि वो जो एरोमेटिक लीव है जिसको आप एंजॉय कर सकते थे, उसको भी ट्रेड कर दिया। यानी लिटरेचर, जो एशियन लिटरेचर की अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको एंजॉय करने के बजाय उसको ट्रेड कर दिया, कमर्शियलाइज कर दिया, बेच दिया उसको। Yours has been this kind of attitude. ऐसा एटमॉस्फेयर रहा है अमेरिका का कि the poets like Eliot, Pound and Frost have become silent now. American soil does not produce the writers like Eliot, Pound and Frost. Now they are silent. The tide of poetry will bring such things that will create, build new images. ये क्या है कि ये अमेरिकन का परस्यूट, अमेरिकन्स आर ऑलवेज इन द सर्च ऑफ टर्निंग द टाइड इन देयर फेवर। They are waiting for the tide in their favor, even if it is through literature. So the tide of poetry will bring such things that will create, build new images. ऐसा लग रहा है कि भाई दूसरे की पोइट्री आएगी या फिर लिटरेचर आएगी और वो हमारे लिए बूंस लेकर के आएगी, हमारे लिए पैसा लेकर के आएगी, प्रॉफिट लेकर के आएगी। The poets try to search something of the past and search with great efforts possible images among shards and rebels. When American translators read Asian literature, वहां पर भी उनकी अप्रोच मटेरियलिस्टिक है कि किस तरह उस लिटरेचर को ट्रेड किया जाए, यानी उसको ट्रांसलेट करके उससे पैसा कमाया जाए, ग्लोबलाइज करके पैसा कमाया जाए। So their pursuit has not been to understand and enjoy the literature, the sentiments of literature. Their pursuit, their approach has always been to take profit, take advantage of that. This kind of attitude has been yours. So America empty of grace, devoid of grace. कोई ग्रेस नहीं है। अगर अमेरिकन पोएट्री की बात करोगे, अमेरिकन सेंटिमेंट्स की बात करोगे तो डिसग्रेसफुल, डिसगस्टिंग,
ग्रेस, डिवॉइड ऑफ ग्रेस, ग्रेवयार्ड ऑफ आर्ट। ऐसा लगता है जैसे कि इट इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आर्ट। क्यों टी.एस. इलियट भाग गए, क्यों इजरा पाउंड भाग गए? उनको लग गया, समझ में आ गया, जल्दी से समझ में आ गया कि ये सॉइल इट इज डिवॉइड ऑफ द फ्रूट ऑफ लिटरेचर, बैरन है, इट इज बैरन, वेस्टलैंड। जो कहा है टी.एस. इलियट ने, जो वेस्टलैंड लिखा है, वो शायद उनको समझ में आ गया कि अमेरिकन जो कन्वेंशन है वो वेस्टलैंड जैसी है। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आर्ट, मॉन्स्टर, living on leisure house, how no, and hot house pretensions America, living on other people, always in a habit or search of something on which they can pounce and make profit। हमेशा हमेशा हर जगह उनको लगता है कि कुछ भी मिल जाए उससे फायदा कमाना है। समझना एंजॉय करना नहीं है, फायदा कमाना है। This has been their pursuit. America, Newfoundland, long lost it seems to poetry। तो शायद ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक एंटीथेसिस है। अमेरिका विच इज ऑन द वन हैंड इज अ न्यू फाउंडलैंड, बट इट हैज लॉस्ट पोएट्री। न्यू फाउंडलैंड तो है, न्यू इंपीरियलिस्टिक पावर तो है, न्यू सॉवरेन पावर तो है, लेकिन वो किस कॉस्ट पर है? द कॉस्ट ऑफ लिटरेचर। दे हैव डेवलप्ड दिस काइंड ऑफ प्रोग्रेसिव अप्रोच ओनली एट द कॉस्ट ऑफ literature। They did not ever give importance to literature, and as such their focus has been always on other literature, the literature of other country, other continent। They have always in a search of making profit of others talent। दूसरों के टैलेंट को कैसे अपना बना करके प्रेजेंट किया जाए और उसको मैनिपुलेट किया जाए और उसको प्रॉफिट में बदला जाए, ये अप्रोच रहा है। तो अब ये जो सेंटिमेंट्स हैं वो पोस्ट कॉलोनियल, टिपिकल पोस्ट कॉलोनियल सेंटिमेंट्स होते हैं। एक जो कॉलोनाइज्ड, जो कि फ्रस्ट्रेटेड है कॉलोनाइजर से, तो जब कॉलोनाइजर के जाने के बाद में व्हेन ही एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ, इसी तरह के सेंटिमेंट्स आते हैं। जो पूरी पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में आपको इस तरह के सेंटिमेंट्स कॉमनली एक्सप्रेस्ड होते हुए दिखाई देंगे। जब उनको समझ में आया कि कॉलोनाइजर्स ने उनके साथ क्या कर दिया है। कॉलोनियल पीरियड तो खत्म हुआ, पॉलिटिकली खत्म हो गया, कल्चरली जो उसकी जड़ें बैठा करके गए हैं, वो जड़ें जितना नुकसान कर रही हैं वो तो पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन ने भी नहीं किया इतना। तो ये जब एहसास होता है लिटरेटर्स को, राइटर्स को, तो इसी तरह के सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस करते हैं वो। सो थैंक यू सो मच। होपफुली आई मेड सम सेंस इन एक्सप्लेनिंग द कंटेंट्स ऑफ दिस पोएम। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं सो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो अमंग द फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।